आदरणीय लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं, देश भी नहीं भूलेगा। लेकिन अब उनका भी समय खत्म हो, राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, तो निश्चित तौर पर आपने चाय पकौड़ा वहाँ खाया है तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उनको खिलाएं। जो चीज़ मुझे नहीं बनना है, क्या उसके लिए हम 24 में 20 घंटा लगा सकते हैं? 2010 के बीच में ये चीज़ें नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पर जिस तरह का काम होना चाहिए था नीतीश कुमार जी का, एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए था, वो एफर्ट नहीं दिखता है। कुमार जी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो रिलैक्टेंट पॉलिटिशियन हैं और किसी चीज़ पर उनका नियंत्रण नहीं है। जितनी जल्दी वो सत्ता से बाहर चले जाएं, बिहार की जनता यही चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। आगामी 23 तारीख को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक, देश से महागठबंधन के तमाम नेता यहां आने वाले हैं। कुल 18 पार्टियों के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी समेत सभी यहां पहुंचने वाले हैं और अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार जी। इनसे हम जानेंगे क्या विपक्षी एकता की बैठक ये सफल होगी या नहीं होगी। सर, क्या लगता है? देखिए, सफल होने की कितनी गुंजाइश है, ये कल के पूरे घटनाक्रम को अगर आप आकलन करेंगे तो उसी से पता चल जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के तुरंत राबड़ी जी के घर पर चले जाना नीतीश कुमार जी का, जब से ये नई सरकार बनी है, नया गठबंधन बना है, तो उसमें ये उन्होंने दिखाया है, उन्होंने एक गेस्चर दिया है कि भाई हम बहुत कॉर्डियल हैं उनके साथ। लेकिन अचानक कल आपको पता है कि आदरणीय लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं, देश भी नहीं भूलेगा। लेकिन अब उनका भी समय खत्म हो चुका है और जिस तरह से राजनीति उन्होंने कालांतर में किया है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और हम समझते हैं कि बावजूद इसके उन्होंने इलाज कराया और बहुत मुश्किल से वो आज स्वस्थ हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जी का उनसे नहीं मिलना और उनसे बिना मिले सिर्फ फ़ोन पर बधाई दे देना, एक सिर्फ एक गेस्चर में कि ठीक है चलो हम बधाई दे देते हैं, जो उनका रहा है पिछले 6-8 महीनों में, जो उन्होंने गेस्चर दिखाया है वो कल नहीं दिखा। और जदयू के कई प्रमुख नेता जैसे अशोक चौधरी, विजय चौधरी, संजय झा, श्रवण जी और भी कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, उमेश कुशवाहा जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और भी कई लोग उनसे दूरी बनाते हुए दिखे। इससे मुझे लगता है कि 23 तारीख की जो बैठक है उसकी बुनियाद कल दिखाई पड़ी है। बैठक में तो बोल रहे थे ललन बाबू की आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, केजरीवाल आएंगे, ममता बनर्जी आएंगी, अखिलेश यादव भी आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से भी 2 बड़े नेता आ रहे हैं। जब आप बहुत राज्यों की यात्रा कर चुके हैं तो निश्चित तौर पर आपने चाय पकौड़ा वहाँ खाया है तो आपकी भी जिम्मेवारी है कि आप उनको खिलाएं। लेकिन मुझे लगता है कि ललन सिंह जी को ये बताना चाहिए था पार्टी की बैठक में कि उनके पास क्या रोड मैप है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके पास क्या रोड मैप है कि विपक्षी एकता वो लेकर के चल पाएंगे। मुझे लगता है कि उनको यह भी बताना चाहिए था कि किसानों की फसल का दाम जो एमएसपी केंद्र के स्तर पर बढ़ाया गया है वो कैसे सुनिश्चित करना संभव होगा। उनको यह भी बताना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी जब नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं तो उसका जो खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ता है, उसका नुकसान की भरपाई वो कैसे करने वाले हैं। उनको यह भी बताना चाहिए था कि ताड़ी पीने पर जिस तरह का दंड दिया जा रहा है, समाज के निचले स्तर के लोगों को उनके रोजगार पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया है, माफिया को पूरी खुली छूट है, और जो थोड़ा बहुत पी रहे हैं उसके साथ जिस तरह से फंसाया जा रहा है या सख्ती किया जा रहा है, या शराब माफिया का अधिकारियों के साथ जो नेक्सस है उस पर भी उनको बताना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि बिहार का रोड मैप किस तरह का है कि एक पुल 2 बार गिर जाता है और उसके बाद भी उस प्रशासनिक अधिकारी को प्रमोशन मिल जाता है, किसी और एक विभाग का उनको जिम्मा मिल जाता है। उनको ये बताना चाहिए कि क्या इन सवालों पर काम करना लोकतंत्र के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है। तो साहब कह ही दिए हैं ललन बाबू कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री की घोषणा की जाएगी, सभी दलों के साथी मिल बैठ के फैसला लेंगे। देखिए, किसी भी सरकार को प्रायोरिटी तय करना चाहिए। हमारी और आपकी भी प्रायोरिटी होती है कि हम दिन भर में क्या क्या काम करेंगे। जो चीज़ मुझे नहीं बनना है, क्या उसके लिए हम 24 में 20 घंटा लगा सकते हैं? बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे पीछे है।
डेवलपमेंट के मामले में सबसे पीछे है। बिजली, सड़क, पानी भी अब संकट में जा रहा है। बिहार के अंदर बड़े पैमाने पे नल जल योजना फ्लॉप है। बिहार के अंदर जल जंगल हरियाली के नाम पे जो नहरों की खुदाई की गई है, तालाब का खनन किया गया है या सफाई किया गया है, अभी सभी जगह सूखा है। नाप करा करके देख लीजिए, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्या इन सवालों विधायक का नया फ्लैट बना वो टूट रहा है। क्या इन सवालों पर काम करना इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ विपक्षी एकता करने से बिहार के किसानों के बच्चे पढ़ लेंगे? क्या जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, क्या विपक्षी एकता से उन बच्चियों को सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी? क्या जिस तरह से बच्चियों का यहाँ पर सेक्स रेशियो घटा है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का, क्या वो विपक्षी एकता कर देने भर से क्या वो संख्या बढ़ जाएगी? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से अव्यवस्था है, अराजकता है, टीचर्स के अंदर आंदोलन दिख रहा है, कृषि सलाहकार देखिए पटना के अंदर आंदोलनरत हैं, क्या अलग अलग कैडर में पूरे युवाओं को फंसा देना, क्या उससे जो है काम चल जाएगा? आप पूरे इकोनॉमी को बर्बाद करके सिर्फ आप दावा कर रहे हैं कि लाख 2 लाख को कुछ नौकरी दे करके आप बिहार का बहुत बेहतर कर देंगे। बिहार की बेहतरी के लिए ज़रूरी है एक कंप्लीट माइंडसेट का। उसके लिए 24 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। 2010 से 2015 के बीच में नीतीश कुमार जी ने बहुत बेहतरीन काम किया, लेकिन 2015 के बाद से वो कई अवसरों पर बिखरते हुए दिख रहे हैं। और जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी काफ़ी तेज़ी से बिखर रहा है और उन पर बहुत दबाव है। जो उनके चारों तरफ हैं वो भ्रष्टाचार में भयानक तरीके से लिप्त है और नीतीश कुमार जी इस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। थानेदार को गोली मार देता है, पुलिस पर हमला हो जाता है, खनन अधिकारी पर हमला हो जाता है। ये 2010 से 15 के बीच में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी 2005 से 2010 के बीच में ये चीज़ें नहीं थी। तो इन सब चीज़ों पर जिस तरह का काम होना चाहिए था नीतीश कुमार जी का, एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए था, वो एफर्ट नहीं दिखता है। और जब आप इस पर सवाल उठाइए तो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, देश में संविधान खतरे में है। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं इस बिहार के, लाखों करोड़ों लोग कोरोना के समय में पैदल बिहार आने को अवसर थे। एक भरोसा आपने दिया था कि हम आपको यही काम देंगे। क्या वो भरोसा नहीं टूट गया है? आज सहरसा से, गया से, जमुई से या किसी भी जिले से लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। क्या उसके लिए यहाँ काम खोजना लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है? क्या लोकतंत्र में उसका अधिकार सिर्फ वोट देना है? उस वोट के बदले में उनको बेहतर जीवन की गारंटी लेना क्या संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है? सर, बात विपक्षी एकता की जो बैठक हो रही है उसमें RLJP को निमंत्रण मिला कि नहीं? नीतीश कुमार जी जब अपने सत्ता में साथ रहने वाले मांझी जी को जब नहीं बुला सकते हैं, यूपी के अंदर पिछला चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा का अखिलेश जी और मायावती जी ने चुनाव लड़ा, तो नीतीश कुमार जी अभी से ही तय करके चल रहे हैं कि हम अखिलेश जी को साथ लेंगे, हम मायावती जी को साथ नहीं लेंगे। वहाँ मायावती जी को नहीं बुलाते हैं। तो नीतीश कुमार जी से मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि वो एक रैशनल तरीके से कोई काम करें। उनको सिर्फ जल्दबाजी है कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ जाएं। दूसरी बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वो रिलैक्टेंट पॉलिटिशियन हैं और किसी चीज़ पर उनका नियंत्रण नहीं है। जितनी जल्दी वो सत्ता से बाहर चले जाएं, बिहार की जनता यही चाहती है और हम बिहार की जनता के साथ हैं। इसलिए विपक्षी एकता में मुझे ना ही बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, बुलाएंगे तब जाइएगा कि नहीं? मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, हमारी पार्टी बिहार की जनता के साथ है और उन्होंने तय कर लिया है कि विपक्ष के जो ये जो नौटंकी चल रहा है उसको खारिज करना है, उसको उखाड़ फेंकना है और RLJD उस फैसले के साथ है। धन्यवाद। ये थे राहुल कुमार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी एकता की बैठक जो है वो चाय पकौड़े वाली बैठक हो रही है और इस बैठक में अगर उन्हें निमंत्रण दिया भी जाता है तो वो नहीं जाएंगे। ऐसे ही हमारी तमाम खबरों को देखते रहिए। धन्यवाद।